जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, यहाँ पर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी सीरीज कवर अप कर रहे हैं। और एनसीईआरटी हमने ऑलरेडी कवर करवा चुकी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इवन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर अप कर रहे हैं। तो फटाक से एक लाइक का बटन हिट करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ वही चीज प्रोवाइड कराते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आपकी काम की होती है, और टू द पॉइंट चीजें हम आपको बताएंगे। राइट, जिसको आपने पढ़ लिया तो आपका प्रीलिम्स भी क्लियर है और आपका मेंस भी क्लियर है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि एक ब्रेन पावर कैप्सूल है गाइस, जिसको लेने के बाद आपकी मेमोरी बिल्कुल सुपर चार्ज हो जाएगी। फोकस्ड आपका बिल्कुल, मतलब एक जगह पर टिका रहेगा, घंटों तक आप पढ़ पाएंगे। तो ये ब्रेन पावर कैप्सूल आपको कैसे हेल्प करेगी, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। और क्या वो कैप्सूल है, कहाँ से आपको लेनी है, पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। बट जिस चीज के लिए आपने ये लेक्चर ओपन किया है, पहले उस चीज को हम कवर अप करते हैं। तो आइए हम चलेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, जिस चैप्टर को ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से आपका कवर अप जो है वो करवाया हुआ है। इवन एक अलग से भी वीडियो रिवोल्ट ऑफ 1857 का इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, यूपीएससी टॉप 500 टॉपिक वाले हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति गाइस, इंडिया की आजादी की पहली चिंगारी थी ये। क्या ये इंडिया की आजादी की पहली चिंगारी थी? पहली चीज तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं, कई केसेस में सुनने को आता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस का पहला ये वॉर था। नहीं गाइस, सभी लोग अपने अपने पर्सनल चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है, रानी लक्ष्मीबाई जो है वो किस पर्पस के लिए लड़ाई लड़ रही थी? ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं आपसे ये पहले ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। तो आपको ऑलरेडी पता है गाइस, ये लड़ाई जो थी वो बेसिकली सब लोग के अपने अपने प्रॉब्लम्स की लड़ाई थी। बट इन जो कॉमन एनिमी था सभी का, वो था ब्रिटिश। यस। तो 1857 की क्रांति इंडिया की आजादी की पहली चिंगारी कही जाती है। बट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स कॉमन दुश्मन थे, क्योंकि इंडिया की आजादी के लिए भी कॉमन दुश्मन तो ब्रिटिशर्स ही रहे। इसीलिए, और कोई वजह नहीं है। बाकी सब लोग यूनाइटेड नहीं थी ये लड़ाई। सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, बट उनके दुश्मन सभी के कॉमन थे, जो कि थे ब्रिटिशर्स। तो क्या ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत थी, या एक असली स्वतंत्रता संग्राम? एक आप कह सकते हो, क्या ये असली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, है? या फिर सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई थी, है? तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे काफी ज्यादा डिटेल में। तो आइए समझते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है, सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 भी कहा जाता है। क्या आपके अकॉर्डिंग 1857 का रिवोल्ट एक नेशनल मूवमेंट था या फिर लोकलाइज्ड अपराइजिंग? तो आपने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया होगा कि ये लोकल इश्यूज पर मेनली फोकस था। बट आपको कारण बताता हूं मैं कि कारण जो है वो क्या थे। देखो, हमने कारणों को कितने अच्छे से आपके सामने सजाया हुआ है। जब आप इसके नोट्स अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या मेंस का आंसर लिखोगे ना, तो आप ऐसे लिखना, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, फिर ऐसे करके ये ट्राइंगल जो है वो बनाना। क्या? एक तरफ लिखना पॉलिटिकल कॉजेस, एक तरफ लिखना इकोनॉमिक कॉजेस, एक तरफ लिखना सोशल और रिलीजियस कॉजेस, और फिर आखिरी में एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर लिखना मिलिट्री कॉज, जो काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, स्क्वायर बनाकर। राइट, तो इसके अंदर हम लोग को चार कॉजेज जो है वो देखने को मिलते हैं जनरली। यहाँ पर बीच में भी अगर आप ऐसे स्क्वायर बना के लिख सकते हो, क्योंकि मिलिट्री कॉज जो था वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहीं से रिवोल्ट शुरू हुआ है। राइट। बट चलिए आइए हम बात करते हैं एक एक करके पूरे कॉजेस की। तो पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर सबसे पहले आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे राज्यों के ऊपर कब्जा किया जिनके वंशज नहीं थे। ये कौन से राज्य थे? जैसे सतारा, झांसी, नागपुर। एग्जाम्पल, झांसी की रानी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट तलवार उठाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उनका जो पुत्र था वो बायोलॉजिकल सन नहीं था, वो अडॉप्टेड था। क्योंकि उनके बायोलॉजिकल सन की पहले ही डेथ हो गई थी, और जैसे ही पता लगा कि रानी
जो लक्ष्मीबाई हैं उनका पुत्र बायोलॉजिकल सन नहीं है, बायोलॉजिकल वंशज नहीं है, तो लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा करने की कोशिश करी और किया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन से राज्य शामिल थे हुए? सतारा, झांसी और नागपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, और मैप में इसको आप पॉइंट आउट भी कर लेना। नेक्स्ट, अब मुगल एम्पायर का इसमें एंड हो गया। बहादुर शाह के बाद किसी मुगल को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये कह दिया कि अब बहादुर शाह के बाद, बहादुर शाह जफर सेकंड बोलते हैं इसका पूरा नाम, उनके बाद अब कोई भी मुगल शासक जो है वो नहीं रहेगा, सिर्फ शासन जो होगा वो ब्रिटिशर्स का होगा। फिर नवाब्स जो थे उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया जाता था। याद आ रहा है कर्नाटिक वॉर्स में हमने डिस्कस किया था, राइट? इवन हमने डिस्कस सेम चीज के बारे में बंगाल के अंदर भी किया था, बैटल ऑफ प्लासी के समय पर, कि वहां पर मौजूद जो राजा थे उनको, गवर्नर जो थे उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। कोर्ट से उनको रिमूव कर देते थे, ये लोग हटा देते थे, इनकी पेंशन्स बंद कर देते थे। तो इन सब चीजों ने गुस्सा भर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सभी लोगों का। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? फटाक से सुनते सुनते कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दो कि किसके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस हुआ, फटाक से। अब नेक्स्ट कारण होता है इकोनॉमिक, पैसा। भैया तुम हमारा पैसा छीनोगे तो हमें तो गुस्सा आएगा। हैवी टैक्सेशन, किसान बर्बाद हो गए, आर्टिशियंस जो आर्टिस्ट लोग थे बेरोजगार हो गए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई, मैनचेस्टर से इंपोर्ट बढ़ गया है, फॉरेन फॉरेन कपड़े जो है वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होने लगे, और इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी पूरी तरह से खराब हो गई। याद आ रही है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसको किसने एक्सप्लेन किया? दादा भाई नरोजी ने। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो मैं पहले भी आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। तो ये हो गया इकोनॉमिक कॉज, कितने अच्छे से लिखा है। तो अभी तक लाइक का बटन हिट नहीं किया तो करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करो। तीसरा, सोशल और रिलीजियस कॉज, कि क्या कारण था समाज के अंदर। अब देखो क्या होता है गाइस, आप जब किताब पढ़ते हो ना, किताब में बहुत सारी फालतू चीजें हैं, बट मैं यहां पर आपको टू द पॉइंट चीज बता रहा हूं जो आप मेंस में लिखोगे और प्रीलिम्स में लिखोगे और इसके बाहर नहीं आएगा। सोशल और रिलीजियस कॉज क्या थे? क्रिश्चियन मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन ने लोगों में डर क्रिएट कर दिया। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब आप किसी के धर्म पे इंटरफियर करोगे, इन लोगों ने सती सिस्टम को अबॉलिश किया, जो कि हाँ अच्छा था, सुधार था एक काफी अच्छा, बट उस समय के हिसाब से उनको लग रहा था कि नहीं गलत है। क्या मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि सती सिस्टम किस समय रिमूव किया गया था, अबॉलिशन ऑफ सती, और उसमें कौन लीडर इन्वॉल्व थे? विडो रीमैरिज एक्ट कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ? दूसरा क्वेश्चन बताओ, ये पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं। तो कानून जैसे विडो रीमैरिज एक्ट, अनटचेबिलिटी में सुधार, तो लोगों ने सोचा कि भाई उनका जो धर्म है वो खतरे में है। तो ब्रिटिश रिफॉर्म्स, ब्रिटिश सुधार समाज सुधार थे या धार्मिक दखल? आपका क्या मानना है, क्या बोलोगे आप? मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिशर्स ने जो रिफॉर्म किए वो तो समाज के लिए अच्छे थे, बट फिर भी लोग इससे गुस्सा क्यों हो गए? लोगों को ऐसा क्यों लगा कि आप जो है वो हमारे समाज में जो है वो दखल डाल डाल रहे हो, आप हमारे धार्मिक चीजों में दखल दे रहे हो? तो आपका क्या मानना है बताना। मेंस में ऐसी अप्रोच चाहिए, वही तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि दिमाग लगाओ, राइट? सिविल सर्विसेज में दिमाग लगाना बहुत जरूरी। चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बट करनी आपको पड़ेगी। चीजें जब प्रैक्टिस करोगे तब फायदा आपको मिलेगा। चौथा और आखिरी कारण, मिलिट्री, जहां से पूरा गेम पलटा। इंडियन सोल्जर जो थे उनकी तनख्वाह कम थी, सेम जो फॉरेन सोल्जर था सेम रैंक का, उसकी तनख्वाह ज्यादा थी। और वैसे भी हाई पोजीशन पे इंडियन सोल्जर्स को रखा नहीं जा रहा था, उसमें भी दिक्कत, भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था। ब्रिटिश ऑफिसर्स सुपीरियर ट्रीट होते थे, प्रमोशन सिर्फ गोरों को मिलता था। एनफील्ड राइफल का इसी बीच इंसिडेंट होता है, एनफील्ड राइफल, इसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कार्ट्रिजेस थे, हिंदू मुस्लिम दोनों को इसने हर्ट कर दिया। तो किस इवेंट ने डायरेक्टली रिवोल्ट को ट्रिगर किया? इस इवेंट को, कार्ट्रिजेस इवेंट को। एक नए कार्ट्रिजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुए जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, और जिसको यूज करने से मना कर दिया था सोल्जर्स ने, और इसी कारण पूरा रिवोल्ट जो है वो भड़क गया।
याद आ रहा है मंगल पांडे का केस। नेक्स्ट, अब पूरी कहानी कैसे शुरू होती है, कहानी समझो। इनिशियल फेज, मार्च से लेकर मई 1857 में क्या होता है। बैरकपुर, मंगल पांडे ने गोली चला दी बैरकपुर में। क्यों चला दी? कि नहीं, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया, मारा ब्रिटिश ऑफिसर को। कि साले जब मना कर रहे हैं कि हम ये कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम्हारे चक्कर में हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। तो मंगल पांडे जी ने अटैक कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर। 29 मार्च 1857, बारकपुर इंसिडेंट बोलते हैं इसको। कभी कभी क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्या था, मेरठ में सिपॉइज ने ओपन रिवोल्ट किया और दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। क्योंकि इस समय काफी सारे लोगों को फांसी की सजा जो है वो दे दी थी। ब्रिटिशर्स ने काफी सारे जो लोग थे जो रेजिस्ट कर रहे थे इन कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने से, उनको जो है वो बंद कर दिया था, जेल में बंदी बना दिया था। तो यहां पर सोल्जर्स जो है वो एकजुट हो गए, उन्होंने जेल तोड़ी, पूरे रिवोल्यूशनरीज को निकाला, मतलब सोल्जर्स को जो है वो निकाला जिन्होंने बगावत करी थी, और ये पहुंचे दिल्ली की तरफ। सवाल कई बार ये उठता है कि ये दिल्ली ही क्यों गए? क्योंकि उनको पता था ब्रिटिशर्स नहीं तो और कौन हमारी बात सुनेगा। और इस समय तक ब्रिटिशर्स बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने कभी भी ये ओपन नहीं किया था सबके सामने कि राज सिर्फ उनका चल रहा है। उनको लगा कि बहादुर शाह जफर जो है वो हेल्प कर देंगे उनकी। और बहादुर शाह जफर के पास पावर भी थी। क्या पावर थी? कम्युनिकेशन की। उनके पास ये पावर थी कि जितने भी गवर्नर्स हैं उनके, उन तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। जब पूरी भीड़ इकट्ठा हुई ना बहादुर शाह जफर के महल के बाहर, तो बहादुर शाह जफर के जान में जान आ गई। उसको लगा कि वाह यार, अभी भी लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। और बहादुर शाह जफर खुद परेशान था ब्रिटिशर से कि साला मैं सूसू करने जा रहा हूं तो भी तुम चार आदमी मेरे साथ भेज रहे हो यार, ये कौन सी बात हुई है। उसको घूमने की आजादी नहीं थी। वो बोल रहा था कि यार मैं ऐसा बंदी बन के नहीं रह सकता, तो मैं इन लोग को भगाता हूं, ये मौका है। तो उसने साथ दे दिया सोल्जर्स का। उसने हर जगह मैसेजेस जो है वो डाल दिए, कम्युनिकेट कर दिया कि अब मुगल शासन जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। हर जगह लड़ाई लड़ना जो है वो शुरू हो गई। तो आपको ये चीज समझनी है कि मेजर सेंटर्स कौन से थे रिवोल्ट के, किन किन जगहों पर लड़ाई हो रही थी, और कौन से लीडर्स थे उन क्षेत्रों में। ये चीज आती है एग्जाम में। मैं सिर्फ काम की बातें आपको बताऊंगा। मेरा काम ये नहीं है कि वेरियस स्टोरीज सुनाते बैठना आपको, क्योंकि वो स्टोरीज वाला टाइम आपका चला गया। मेन काम की चीज सुनो, याद रखो, एग्जाम क्वालिफाई करो, दैट्स इट। फालतू पंचायती में पढ़ने की जरूरत नहीं। दिल्ली, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से लीड किया। और किसके थ्रू? अपने जनरल बख्त खान के थ्रू। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, ये चीज मेंशन किया हुआ है आपके सामने, याद रखना। कानपुर से थे हमारे नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी से तो कौन थी आप जानती हैं, लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल, और आरा से कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था। बरेली से खान बहादुर खान, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन। आ रहा बिहार, कुंवर सिंह। तो हर जगह सभी लोग जो है वो एकजुट हो गए, और लड़ाई लड़ना शुरू हो गया उनका ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब देखो क्या होता है सिविल सर्विस में, डायरेक्टली वाले क्वेश्चन ऐसे, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर पूरे कि कौन से लीडर्स हैं कौन से रीजन के, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिवोल्ट खत्म कैसे होगा? इतनी बढ़िया चीज चल रही है, हर जगह ब्रिटिशर्स को उखाड़ कर फेंकने की बात हो रही है और दौड़ा दौड़ा के उनको मारा जा रहा है। बट रिवोल्ट सप्रेस हुआ कैसे? सबसे पहली चीज तो, हर जगह अलग लीडरशिप थी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था एक दूसरे लीडर्स के बीच में। ब्रिटिश ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया सितंबर 1857 में, और बहादुर शाह जफर जो है वो भग गया। झांसी में रानी की शहीद की कहानी, वीरगति की कहानी। कानपुर में नाना साहेब नेपाल भाग गए। तात्या टोपे 1859 तक जो है वो लड़ते रहे, गुरिल्ला टैक्टिक्स में इन्वॉल्व थे। तो मेंस के लिए पॉइंटर ये है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 एक लीडरलेस रेवोल्यूशन था। डिस्कस करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मेंस में
कि वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ लीडरलेस रेवोल्यूशन? रीजनल लीडर्स थे, ये मेंशन करोगे, नॉट इवन यस, नॉट इवन नो। नेशन वाइड लीडर कोई क्वेश्चन कर सकता है, बहादुर शाह जफर तो था, बट सबकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था। यही तो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कोऑर्डिनेशन नहीं, इसके कारण गया। अब रिवोल्ट, अब ये समझो रिवोल्ट फेल हुआ कैसे, वाई द रिवोल्ट फेल्ड? नो कॉमन स्ट्रेटेजी, कोई कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं था कि सब लोग मिलेंगे और मिलकर एक आर्मी, अपनी सबकी आर्मी इकट्ठी करेंगे और एक साथ ब्रिटिशर्स के ऊपर धावा बोलेंगे। अगर बोल दिया होता तो ब्रिटिशर्स आज यहाँ नहीं होते। कोई कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं। काफी स्टेट्स न्यूट्रल थे, हैदराबाद, पंजाब, इन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया, इन्होंने बोला कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश का बेटर कम्युनिकेशन था, टेलीग्राफ्स, रेलवेज का ही उपयोग करते थे, कम्युनिकेट करते थे। अच्छा, इतने कम होने के बावजूद रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। अब हमारे जो बागी थे, उनके पास जो है वो आउटडेटेड वेपन्स थे, ब्रिटिशर्स के पास अच्छे वेपन्स थे। दिल्ली के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, पर वहां के गन्स और फूड सप्लाई जो है वो वीक थे। समझ रहे हो? तो मॉडर्न टेक्निक्स, डिसिप्लिन, इन सब चीजों के का यूज करके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना जरूरी है, इन्होंने सबसे पहले टारगेट्स किया लीडर को, कि जो रीजनल लीडर है उसको निपटा दो, उसको पकड़ के ढूंढ के जो है मार दो। तो जब लीडर ही नहीं रहेगा तो रिवोल्ट किसी काम का नहीं होगा। ट्रेन का इंजन निकाल दोगे तो बोगियां अपने आप नहीं चलेंगी। कुछ समय तक भले ही वो ढलान पे है तो जा सकती है, आगे बढ़ सकती है, बट एक टाइम पर आकर थम ही जाएंगी। तो इन्होंने इंजन को टारगेट किया, इंजन को ब्लास्ट कर दिया, मतलब लीडर को जो है वो उड़ा दिया। और जब लीडर ही नहीं है तो रिवोल्ट किसी काम का नहीं है। तो अब होता क्या, रिवोल्ट हुआ खत्म, मुगल रूल पूरी तरह से खत्म हो गया, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। आज की डेट में रंगून कहां पर है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता सकता है? रंगून म्यांमार भेज दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू ब्रिटिश क्राउन ने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। बड़े बड़े स्मार्ट लोग थे ये लोग। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू गेम खिलवा रहे थे, और अब जैसे ही इनको पता लग गया कि अरे इंडिया के अंदर तो ब्रिटिशर्स, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की दौड़ दौड़ के पिटाई हो रही है, तो इनने एक फेक चाल चली। ये बड़े अच्छे से आए और बोले कि क्या प्रॉब्लम है भाई, आप लोग को क्यों लड़ रहे हो? अरे तुम लोगों ने, हम लोगों ने, हमें तो पता नहीं इन लोगों ने ऐसा किया है। बस समझना, एक गोरा आ रहा है बोल रहा है कि हमें क्यों इनने भेजा है, क्या हो, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? तो बोल रहा है, अरे मालिक हम लोग के ऊपर टैक्स लगाते, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर शोषण हो रहा है? बोलते हाँ, करवाने वाले भी वही लोग। सेम बिल्कुल वैसे ही आज की डेट में जो आपके साथ ज्यादा शाड़पत्ती करता है ना, चुपचाप एग्जाम की तैयारी करो। जिस दिन एग्जाम निकल जाएगा, उसको थाने में बंद करके कुटवाना, और फिर अचानक थाने पहुंच जाना और बोलना, अरे यार तुम यहाँ कैसे यार, किस किस केस में आए हो? वो बोलेगा, अरे मैडम, अरे भाई, जो भी, अरे दीदी, अरे बहन सुनना, अरे भाई सुन ले यार, बता बता क्या हो गया? अरे इनने जो है वो बंद कर दिया मुझे यार, मैंने, मेरी कोई गलती नहीं थी, किसी और के चक्कर में मुझे फंसा दिया, मैंने किया ही नहीं है ये, क्या बात करो? फिर आप आवाज कस के चिल्लाओगे, बोले किस अधिकारी ने इसको बंद किया है? तो वो दौड़ते हुए आएगा, क्यों बंद किया इसको, चुप बिल्कुल, खोलो इसको, गेट खोलो। वो आपके पैर पड़ेगा। गेम यही खेला ब्रिटिशर्स ने। शोषण भी उनके थ्रू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पिटाई हुई तब लगा कि वो पावर में नहीं है, तो वो खुद ही पहुंच गए सिंपैथी दिखाने, कि ये तो हमने बोला ही नहीं था। और वहां पर ब्रिटिश क्वीन की जय जय हो गई। लोगों को लगा, अरे वाह यार, क्वीन कितनी अच्छी है, इन्होंने तो हमारे लिए कर क्योंकि हुआ ये कि ये लोग पीट रहे थे एक व्यक्ति को। सपोज करो एक अंग्रेज को इन लोगों ने झुंड झुंड बनाया और मार रहे हैं। वहां से एक गाड़ी आई, रुकी गाड़ी, अंदर अंग्रेज बैठा हुआ था। उसने बुलाया एक इंडियन को, बोला भाई बताओ यार क्या हुआ, क्यों मार रहे हो उसको? अरे ये लोग भाई साहब हमें जीने नहीं दे रहे, हमारे को टैक्स ले रखा है इतना इतना, पैसा छीन लेते हैं हमसे, हम जी नहीं पा रहे इन लोग की शोषण के चक्कर, क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये निकले भाई साहब अंदर से कलेक्टर साहब, इनने चिल्लाया कस के,
कि तुम्हारी अपने ही अंग्रेज आदमी को चिल्ला रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसको अपॉइंट किया है कि तुम्हारी, और ऑर्डर भी इन्हीं ने दिए हैं, चिल्ला रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन लोग के साथ ये करने की। दो पुलिस अधिकारी को बुलाया इनने और बोला कि चलो बंद करो इसको थाने में। सब लोग जय जय कर रहे हैं, ब्रिटिश रानी महाराज की जय है। समझ रहे हो, इनका ब्रेन समझो आप। तो अब आप बोलोगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, अब आप स्टोरी बता रहे हो। देखो इंटरेस्ट स्टोरी से डेवलप होता है, बट टू द पॉइंट ही पढ़ा रहा हूं, नहीं तो चीजें समझोगे नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। अब इनने पता कंपनी के लोगों को ही सरकारी अधिकारी बना दिया था, ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। जो लोग फेस मतलब सामने दिख रहे थे उनको जो है वो इन लोगों ने वापस इंग्लैंड भेज दिया। जो लोग पीछे से काम कर रहे थे वो अधिकारी तो थे ही, उनको नहीं भेजा। तो गवर्नर जनरल को वाइस रॉय की पोजीशन दे दी, और पहला वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन पहला वाइस रॉय जो है बन गया। फिर इन्होंने जो है वो ब्रिटिश पॉलिसीज में चेंजेस किए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटा दिया, जिससे लोग परेशान थे उस सब चीजों को हटा दिया। रिलीजियस टॉलरेंस फॉलो करने के लिए कहा कि नहीं भाई, ये डर गए थे कि अब भाई अब रिलीजन को मत छेड़ो, इनके रिलीजन को छेड़ोगे तो ये परेशान होंगे और फिर मारेंगे हमें। तो जो गलती उनको लग रही थी कि उनसे हो गई, वो पूरी चीज उन्होंने सुधार दी। ब्रिटिश सोल्जर का प्रपोर्शन जो है बढ़ा दिया, इन्होंने बोला कि भाई हमारे अपने लोग अगर आर्मी में रहेंगे ज्यादा तो हमें फायदा मिलेगा, तो अपने लोगों को बुलाओ वहां से और यहाँ पर रिक्रूट करो। तो महत्व क्या होता है? कहा जाता है ये पहला वॉर था इंडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंस का फ्यूचर मूवमेंट्स का बेस बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे शक्ति मिल गई ना लोगों को, पावर आ गई, लोगों को लगा अरे हाँ यार हम भी पिटाई कर सकते हैं ब्रिटिशर्स की। नेशनलिज्म का राइज हुआ, पहली बार एक मास स्ट्रगल देखा। ब्रिटिश को लेसन मिल गया कि पॉलिसी मेकिंग में इंडियन सेंटीमेंट्स को इन्होंने समझा। इसी के बाद से तो फिर उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दी, और गहरी तरीके से इंडियंस की हिस्ट्री के ऊपर, कि कौन सी चीज छेड़नी है कौन सी नहीं छेड़नी, किसमें ये लोग गुस्सा होता है। बस। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको समझ में आई होगी। रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड बहुत बेहतरीन चीज है, राइट। और अब मेन का उस पर चलता हूं मैं, आपकी कि आप क्या करो ऐसा जिससे कि आप घंटों तक जो है वो पढ़ पाओ। तो गाइस हमारे पास है एक ब्रेन पावर कैप्सूल, बहुत ही शानदार है, टेस्टेड रिजल्ट है इसके। लगभग 3,000 के कॉस्ट की पड़ती है, क्योंकि अमेरिका से इंपोर्ट होती है। और ये जो कैप्सूल जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये मार्केट में 1500 1600 2,000 रुपये में भी शायद मिल सकती हैं। बट वो बिल्कुल मत लेना, फेक प्रोडक्ट्स हैं। वो खाओगे तो वो 1500 2,000 भी बेकार ही है, फिर उससे अच्छा तो किसी गरीब को खाना खिला दो, राइट। अगर अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, जैसे आप बाहर जाके सब्जी खरीदते हो ना, सब्जी को चेक करके खरीदते हो, तो वैसे ही मैं आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करूंगा। आप बोलोगे सर आप कैसे करा रहे हो, आप भी तो घपला कर सकते हो। मैं नहीं करूंगा भाई, मेरा ट्रस्टेड रिकॉर्ड रहा है। मैं जो चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो ट्रस्टवर्दी चीज रहेगी। और नहीं तो मैं आपके पास जो बिल आएगा उसमें ट्रेडिंग सेंटर का प्रॉपर नाम जिक्र होगा। जो बॉक्स होगा बिल्कुल सील पैक प्रॉपर तरीके से आएगा, जिसमें क्लियरली मेंशन लिखा रहेगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन यूएसए, एरिजोना। तो वहां का प्रोडक्ट है ये, बहुत बेहतरीन ओमेगा 3 ओमेगा 9 का मिक्स है, अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अमेरिका से इंपोर्ट होता है। 60 कैप्सूल इसमें आपको मिलेगी। लेना कैसे है, डोज कैसे रहेंगे, तो एक बार आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तब मैं आपको डोजेस के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये आपको घंटों तक पढ़ने में हेल्प करेगी, फुल फोकस के साथ। और आपकी एक थिंकिंग और थॉट प्रोसेस एक अच्छे लेवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का काम करता है। ये कैप्सूल ओमेगा 3 ओमेगा 9 आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है। तो इसको लो, दूसरों से आगे बढ़ो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्डर करो। चलिए अब साइन ऑफ करता हूं, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद गाइस।